तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पे, एक ऐसे विषय पे जो एक ज़माने में बहुत चर्चा में रहा। और वो सब्जेक्ट था, क्या दाऊद इब्राहिम की मीटिंग यूएसए में उस ज़माने के सबसे बड़े इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खाशोगी से हुई थी या नहीं हुई थी। कराची से मेरे एक दोस्त ने आज मुझे एक नोट भेजा, जो 3-4 पन्नों का है, जिसमें उस किताब के कुछ अंश हैं जो अपने आप को सीआईए का अंडर कवर एजेंट कहने वाला लैरी कॉल्ब का लिखी हुई किताब है, जिसका नाम है ओवरवर्ल्ड। उसने कुछ बड़ी अजीब सी बातें की हुई हैं। मैंने वो नोट बहुत अच्छी तरह पढ़ा, लेकिन इंटरेस्टिंग बातें हैं कुछ, इसीलिए आपसे शेयर करने को ये आज का एपिसोड चुना गया। लेकिन उसके पहले मैं एक सब अपने देखने वालों को एक अच्छी खबर देनी चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से सिद्धू मूसेवाला के पिता सरदार बलकौर सिंह पीजीआई में दाखिल थे। उनके हार्ट में कुछ ब्लॉकेज थी, जिसको दूर करने के लिए कहा जा रहा था कि शायद उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ओपन हार्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए कल मतलब वीरवार गुरुवार का दिन चुना गया था। मेरी रोज़ उनसे बात होती थी, कल भी मेरी बात हुई, लेकिन कल डॉक्टर्स की शाम को एक मीटिंग में और घर वालों की मीटिंग में फैसला किया गया कि फ़िलहाल सर्जरी की जगह पे एंजियोग्राफी करवा के स्टेंट डाल दिए जाएं, जो आज 12:30 बजे वो स्टेंट डाल दिए गए। और अब सरदार बलकौर सिंह की हालत बहुत अच्छी है। आप सब लोग अरदास कीजिए, दुआ दीजिए कि वो जल्दी ठीक होके हॉस्पिटल से वापस घर आएँ। ये एक अच्छी खबर। इसका एक डिटेल्ड एपिसोड, जिसमें पूरी मैंने आपको बात बताऊंगा पंजाबी में, अब से कुछ 2 एक घंटे के बाद मैं वो रिलीज़ करूंगा, तो थोड़ा डिटेल में आप उसको पंजाबी में सुन सकोगे, पंजाबी जानने वाले। और इसके साथ एक दुख की खबर ये है कि हमारे परम मित्र राजू श्रीवास्तव आज इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़े दिन पहले हमने एक एपिसोड किया था कि वो शख्स जिसने अंग्रेज़ी में एक उनके बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा था अपने अखबार में, उसका जो इंट्रो थी, पहला पैरा था, उसमें लिखा था अंग्रेज़ी में, अपने अंग्रेज़ी के अखबार में जहाँ मैं काम करता था, द मैन हु मेड मिलियंस लाफ बट ही आल्सो मेड मिलियंस फॉर हिमसेल्फ। मतलब जिस आदमी ने करोड़ों लोगों को हंसना सिखाया, करोड़ों लोगों को हंसाया, उसने खुद उस काम से करोड़ों की कमाई भी की। तो वो मेरा करोड़ों का दोस्त, जिसकी कोई आंकलन नहीं किया जा सकता, बहुत बढ़िया इंसान था, मेरे ऑफिस के साथ ही रहता था, आते जाते बहुत बार ऑफिस में आ जाना, हंसना खेलना, और सबसे ज़्यादा मखौल खुद को किया करता था। जितना वो अपने आप पे हंसता था, उतना शायद वो दूसरों के ऊपर नहीं हंसता था, लेकिन उसके हंसाने में, उसकी बातों में कभी किसी का करैक्टर असैसिनेशन नहीं होता था। वो जाती बातें नहीं करता था, उनका बिहेवियर लेके, उनके हाव भाव लेके, उनके जेस्चर्स लेके उस किस्म की ममिक्री करता था जो किसी को बुरी नहीं लगती थी। बड़ी पॉजिटिव ममिक्री थी उसकी। बहुत दिलदार आदमी था, जिंदा दिल आदमी। और बड़ी अफसोस की बात है कि अपने आप को फिट रखने वाला आदमी जब एक जिम में दिल्ली में एक्सरसाइज कर रहा था, हार्ट अटैक हुआ और 42 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आज उसने आखिरी सांस लिया। मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उसको और उसके परिवार को आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, वापस चलते हैं दाऊद इब्राहिम के किस्से पर। बात तब की है जब दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान छोड़ के दुबई जाता है 84 में, 83 एंड में, 84 एंड में या 85 के बिगिनिंग में, रास्ते में रुकते रुकते दुबई पहुंचता है। दुबई जाके जब अपने आप को नए सिरे से इस्टेब्लिश करता है, तो चंद सालों में इतना बड़ा
एक तालमेल बनाता है दुनिया भर में, एक नई किस्म की सल्तनत खड़ी करता है और उन्हीं दिनों उसके साथ जुड़ जाते हैं दुनिया के अंडरवर्ल्ड के या आर्म्स के धंधे से जुड़े हुए लोग। बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही थी दुनिया भर में, अफ़गानिस्तान की लड़ाई, इराक़ की लड़ाई, यमन की लड़ाई, जब इस तरह से और मुल्कों में आपसी जो दो ग्रुप्स में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसी तरह कुछ फॉर्मर रशियन स्टेट्स में कुछ अनरेस्ट चल रहा था जो देश अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं। उसी तरह यूनान में गड़बड़ चल रही थी, ईरान में भी चल रही थी। तो ये सब के बीच हथियारों की एक दौड़ चल रही थी। शुरू शुरू में जब ऐसी खबरें आने लगी, हमें बॉम्बे में पता चलता था कि दाऊद इब्राहिम ने आर्म्स स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया है, तो बहुत अजीब लगता था कि मुंबई से गया हुआ एक लड़का वो जाके दुबई में बैठ के, ये 93 के ब्लास्ट के पहले की बातें हैं, जब दुनिया में कोई इतने ज़्यादा लोग उसको जानते नहीं थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान इस इलाकों में बड़ा नाम था, लेकिन दुनिया भर के लोगों के मुकाबले में दाऊद इब्राहिम इतनी बड़ा आदमी नहीं था उस ज़माने तक। लेकिन उसकी नेटवर्किंग, जैसे हमने एक एपिसोड बनाया था, दाऊद ने जो तरक्की की, जो अपना कारोबार बढ़ाया किया, वो अपने नेटवर्किंग स्किल से बनाया। उनमें से एक नेटवर्किंग का किस्सा जुड़ा हुआ है अदनान खशोगी के साथ। अदनान खशोगी सऊदी अरबिया का जमपल था और उसने पढ़ाई अमेरिका में और इंग्लैंड में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, पैसे वाला आदमी था। और उसकी जो बहनें भाई थे वो भी सब बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। उसकी बहन की शादी फाहद फैमिली में, जो इजिप्ट की फैमिली थी, इजिप्शियन बहुत अमीर फैमिली थी, रॉयल फैमिली, उनमें उसकी बहन की शादी हुई थी, जिसका बेटा डोडी फायद, आपने नाम सुना होगा, डोडी फायद, जिसकी डेथ बरतानिया की उस समय की प्रिंसेस डायना के साथ फ्रांस में एक अंडरपास में रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। जो लंदन का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है हैरोल्ड्स, उसका वो मालिक था। तो वो अदनान खशोगी का भांजा था। तो इस तरीके से बहुत उसका एक और रिश्तेदार था, जो इसका जो नाना था, जो डोडी फायद का, मोहम्मद खशोगी, वो सऊदी अरबिया के किंग का पर्सनल डॉक्टर था। तो पूरी फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ऊपर तक पहुंची हुई थी। तो उनमें से एक ये अदनान खशोगी, जिसके अपनी फैमिली बैकग्राउंड के चलते हुए अरब वर्ल्ड में ख़ास तौर पे बहुत बड़ा होल्ड था। बड़े जो छोटी छोटी जो स्टेट थी, शारजा, दुबई, इस किस्म की, कुवैत, बहरीन, दोहा, कतर, इस क्लिक में इलाकों में जो उनके जो किंग थे या अमीर थे, उनके साथ इसकी बहुत बनती थी। उसके साथ साथ क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा था और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त थी, उसके चलते हुए उसने इंग्लैंड में और अमेरिका में और यूरोप के और कंट्रीज़ में काफ़ी उसने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए और उनके ज़रिए हथियार सप्लाई का बहुत बड़ा धंधा शुरू किया। और हमारे देश के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हाउस के लोगों का नाम भी एक बार उससे जुड़ा। तो ये बातें सब 93 के पहले की हैं। उस समय पे जब दाऊद इब्राहिम के खिलाफ इंटरनेशनल इंटरपोल का लुकआउट नोटिस तो था, रेड कॉर्नर नोटिस था, लेकिन इतनी जैसे कहते हैं इतनी अलर्टनेस नहीं थी, कोई सिंसेरिटी नहीं थी उसको पकड़ने की, क्योंकि तब तक उसको कि बहुत बड़ा आदमी नहीं समझा जाता था। उस रेड कॉर्नर नोटिस के होते हुए वो दुनिया भर के देशों में घूमता रहा, लेकिन कभी किसी भी एयरपोर्ट पे पकड़ा नहीं गया। उसका कारण ये भी हो सकता है कि दुबई में रहते हुए उसका जो इंडियन पासपोर्ट था वो भारत सरकार ने रिवोक कर लिया था, ख़त्म कर दिया था, और उसकी जगह पे दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी नेशनलिटी के पासपोर्ट बना लिए 2-3-4। उनके ज़रिए वो दुनिया भर में घूमता रहा, कभी किसी के हाथ नहीं आया। लुकआउट नोटिस था वो इंडियन पासपोर्ट का था,
और जब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पेश करता था दुनिया भर के एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में, तो किसी को उसके ऊपर शक नहीं होता था। और उस ज़माने में कोई सिस्टम भी एयरपोर्ट पे इतना मजबूत नहीं था जो आपकी फ़ोटो देख के या आपके कोई आजकल जो नए साइंटिफिक सिस्टम हैं इस किस्म का सिस्टम नहीं था। नाम देख के, बाप का नाम देख के लोगों को रोका जाता था, पकड़ा जाता था। फोटोग्राफ बहुत पुरानी थी, जो उम्र के साथ आदमी चेंज हो जाता है, लेकिन वो पुरानी शक्ल वो नहीं मिलती थी। बहुत सी बातें थी। खैर, तो उन्हीं दिनों में पता चला कि दाऊद इब्राहिम की दुबई में एक मीटिंग चंद्रा स्वामी से होती है। चंद्रा स्वामी, असली नाम नेमीचंद जैन, राजस्थान का जमा पला। उस उसके बचपन में उसका बाप जो था वो हैदराबाद चला गया और वहाँ पे इस आदमी ने तांत्रिक विद्या सीखी और हैदराबाद में रहने के साथ वो स्वामी बन गया। नेमीचंद जैन नाम बदल के चंद्रा स्वामी नाम रख लिया और चलते चलते वो शख्स इतना बड़ा बन गया कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ब्रूनी का किंग, सऊदी किंग, दूसरे किंग, कोई अमीर, कोई शाह, ये सब लोग उसके चेले बनते गए। बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सब उसके, पर पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो तो बहुत मानते थे उनको। तो खैर, इसी तरह उस आदमी ने अपना एक बहुत बड़ा धंधा, कारोबार बनाना शुरू किया। बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स करवानी शुरू की, कोऑर्डिनेटर बन गया, मीडिएटर बन गया। उसी ज़माने में उस आदमी की मीटिंग दाऊद इब्राहिम से होती है। कहा जाता है कि जब नेमीचंद जैन उर्फ चंद्रा स्वामी दुबई एयरपोर्ट पे उतरता है तो छोटा राजन उसको गाड़ी में बिठा के दाऊद की तरफ से उसको रिसीव करने गया था। वो आदमी उसको लेके आके दुबई में एक बंगले में ठहराता है, छोड़ता है और वहाँ पे उसकी दाऊद इब्राहिम से मीटिंग होती है। इस बात का खुलासा और लोगों के अलावा एक जो बहरीन का जिसको मैं पेपर टाइगर कहता था, फ़ोन पे धमकियां देता था लोगों को, अली बदेश, अभी कुछ महीने पहले उसकी डेथ हुई है। अली बदेश ने भी इस बात का जिक्र किया था कि उसको इस बात की जानकारी थी कि चंद्रा स्वामी और दाऊद की मीटिंग दुबई के एक बंगले में हुई थी। खैर, वहाँ पे वो मिले। उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने, कहा जाता है कि चंद्रा स्वामी को अदनान खशोगी से मिलने की बात कही। अदनान खशोगी भी चंद्रा स्वामी का चेला था। चंद्रा स्वामी उसका भी कोई स्टार्स वगैरह देखता था, कुछ एस्ट्रोलॉजी वगैरह देख के तंत्र मंत्र करके उसको भी मंत्र मुग्ध कर लिया था। तो अदनान खशोगी को मिलने की दाऊद की इच्छा चंद्र स्वामी ने पूरी की और ये दोनों शख्स पहुंचते हैं अमेरिका। वहाँ पे अदनान खशोगी के घर में रहने के बजाय कहा जाता है कि दाऊद ने एक होटल बेवरली हिल्स वेल्सशायर, जो उस ज़माने का सबसे महंगा होटल था, वहाँ पे रहने का बंदोबस्त किया और वहीं पे चंद्रा स्वामी के साथ मीटिंग होती है। इस बात का जिक्र लोग करते हैं। और वापस आते हैं उस शख्स की, लैरी जे कॉल्ड। उस आदमी ने जो किताब लिखी है उसमें कुछ पन्नों में उस आदमी ने इस मीटिंग का जिक्र किया है जो मुझे बहुत अजीब लगता है। उसमें मसाला ज़्यादा लगता है, रियलिटी बहुत कम लगती है। उसमें उसने एक बात का जिक्र किया कि दाऊद इब्राहिम को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो अदनान खशोगी ने कहा कि ये आदमी दुबई का गोल्ड किंग है, किंग ऑफ गोल्ड स्मगलर्स। लेकिन उस ज़माने पे दाऊद से बहुत बड़े बड़े गोल्ड स्मगलर दुबई में ऑपरेट कर रहे थे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोग, जिनमें मोहम्मद अशरफ और उनके भाई सेठ जो थे, मैं भी नाम भूलना पसंद उनका, वो उनका हमने एपिसोड भी बनाया था। तो वो बहुत बड़े स्मगलर थे। एक्चुअली वो जो सेठ थे उनको गोल्ड किंग कहा जाता था। ही वॉज मोर फेमस एज गोल्ड किंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लैरी जो अपने आप को CIA का अंडर कवर एजेंट बताता है, वो कहीं वो सेठ को वो जो मोहम्मद अशरफ के जो बड़े भाई थे उनको गोल्ड किंग था, वो उनके साथ गए और उसको दाऊद से कंफ्यूज किया हो
ऐसी भी बातें हो सकती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल इस पूरी कहानी में मेच नहीं खाती। उसने कहा कि दाऊद इब्राहिम एक तोहफे के तौर पे उस ज़माने में अदनान खशोगी के लिए $1 मिलियन का चेक साथ में लेके गया। अब ये बड़ी अजीब बात है, हमने तो आज तक कभी सुना नहीं कोई आदमी किसी को मिलने जाए, घर में जाता है तो कोई गिफ्ट लेके जाएगा, कोई रिंग लेके जाएगा, कोई उसकी बीवी के लिए डायमंड का नेकलेस लेके जाएगा, कोई गाड़ी गिफ्ट देगा। पहली बार सुना कि कोई आदमी, वो भी दाऊद इब्राहिम जैसा आदमी जो कभी उसको पहले मिला नहीं, जानता नहीं, वो $1 मिलियन का चेक उस ज़माने में, जब वो आप खुद दुबई में स्ट्रगल कर रहा था, वो कहाँ से इतना पैसा लाया होगा। उसके ऊपर और एक बड़ी बात, उसका कहना है कि जब उनको कुछ शक हुआ, अब बताइए एक आदमी अदनान खशोगी का गुरु चंद्रा स्वामी, वो एक शख्स को साथ में लेके जा रहा है, तो अदनान खशोगी के बंदे उस शख्स की बैकग्राउंड क्यों तलाश करेंगे। तो लैरी ने अपने उस बुक में लिखा कि अदनान खशोगी के बड़े बेटे मोहम्मद ने, लेकिन मोहम्मद नाम का उसका कोई बेटा नहीं है अदनान का। और लहरी लिखता है कि मोहम्मद ने आके गालियाँ निकाली कि आदमी को मेरे घर में क्यों बैठा के रखा है, मतलब दाऊद इब्राहिम को, ये आदमी कौन है, इसकी इंक्वायरी करो। तो लहरी बोलता है जब मैंने इंक्वायरी किया उस बैंक से, तो उसके चेयरमैन ने बताया कि दाऊद इब्राहिम हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है, ये नहीं होता तो हमारा बैंक फ्लॉप हो जाता, मतलब हमारा बैंक दाऊद इब्राहिम की वजह से चल रहा है। मेरे हिसाब से वो शायद BCCI बैंक की बात कर रहा होगा, लेकिन उन्होंने बैंक का नाम नहीं लिखा। बहुत बातें की हैं उस आदमी ने, लेकिन कहीं किसी का नाम नहीं लिया, ना तो बैंक का नाम बताया, ना बैंक के उस चेयरमैन का नाम बताया जो उसको मिला था। खैर वो मीटिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या दाऊद के बाद में अदनान खशोगी के साथ बिजनेस की कोई बात हुई, जब बिजनेस किया गया, उसमें ये भी कहा गया है कि 93 के पहले की बात है, जब दाऊद इब्राहिम के ऊपर कोई टेरर टैग नहीं था। वो तो एक मुंबई के दादों का एक दादा था, गुंडागर्दी जो छोटे मोटे क्राइम हर शहर, बड़े शहर में होते हैं, उनमें सबसे बड़ा ग्रुप दाऊद का था। और दाऊद इब्राहिम उस समय पे लैरी के मुताबिक उसामा बिन लादेन, अब देखिए कितनी बड़ी बात कर रहा है वो आदमी, कि दाऊद इब्राहिम उसामा बिन लादेन को हथियार सप्लाई करता था और उसकी ट्रांसपोर्टेशन का पूरा बंदोबस्त करता था। अब ये बातें तो हमने कभी सुनी नहीं, आज आदमी ने किताब लिख दी। अब लैरी है कौन, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो CIA के लिए काम करता था नहीं करता था। एक ज़माने में लोगों को इतना मालूम है सिर्फ कि वो मोहम्मद अली जो बॉक्सर था, उसका फाइनेंशियल मैनेजर हुआ करता था। अब मोहम्मद अली को CIA के एजेंट की क्या ज़रूरत थी अपना फाइनेंशियल मैनेजर रखने के लिए। तो ये कुछ बातें होती हैं जो अंडरवर्ल्ड का नाम लेके जो वो उनको बेचा जाता है, सेंसेशनलाइज किया जाता है, लेकिन उसके बाद कभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि दाऊद का और अदनान खशोगी का कोई बिजनेस में रिश्ता था। 2017 में अदनान खशोगी की लंदन के एक हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, और 2017 में ही नेमी चंद जैन और चंद्रा स्वामी, असली नाम उसका नकली नाम, वो दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में मारा जाता है। सो दोनों करैक्टर 2017 में उनकी डेथ हो जाती है। वो पैदा भी शायद एक ही साल में हुए थे, मरे भी एक ही साल में, ये कोई उनका कोई लेना देना था कोई पिछले जन्म का। तो ये कहानी पूरी उस किताब की जो मेरे दोस्त ने मुझे कराची से भेजी, और उसने ये भी लिखा कि जो इब्राहिम अली है, अनीस इब्राहिम का बेटा, वो उसका दोस्त है, और उसने भी ये बात कंफर्म की है कि उसने एक बार अपने अंकल दाऊद इब्राहिम को पूछा था कि आप दुनिया में किस आदमी से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुए, तो दाऊद ने उसको कहा कि वो अदनान खशोगी से बहुत इम्प्रेस हुआ। तो इब्राहिम अली का कहना, मेरे इस मित्र के थ्रू जो हमारी चैनल देखते हैं, उनका असली नाम पता नहीं क्या है, जो आजकल लोग सोशल मीडिया पे बड़े अजीब अजीब नाम रखते हैं, तो इस किस्म की बातें उन्होंने मुझे ये नोट भेजा था।
मैं नॉर्मली इस किस्म की अंडरवर्ल्ड की क्राइम की किताबें नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है उनमें 90% झूठ लिखा होता है, कोई फैक्ट नहीं होते। बेचने के लिए तथ्यों को तरोड़ा मरोड़ा जाता है। इसलिए मैं कोई किताब नहीं लिख रहा हूँ। किताब बहुत लिखना बहुत जिम्मेदारी की बात होती है, बहुत मेहनत की बात होती है। मुझे सब काम धंधे छोड़ के साल 1.5 साल दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर बैठना पड़ेगा किताब लिखने के लिए। मैं आज के दिन में वो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, वो जब मैं पढ़ता हूँ तो हंसी आती है। ना तो उसमें नाम बराबर होते हैं, ना कुछ साल होता है। ये पूरा आर्टिकल जो उस CIA एजेंट ने लिखा है किताब के अंदर, दाऊद की मीटिंग वाला, उसमें कोई साल नहीं लिखा, कोई महीना नहीं लिखा, कोई डे नहीं लिखा। मतलब आप एक किताब लिखते हो, बड़े बड़े लोगों के नाम है, अदनान खशोगी, चंद्रा स्वामी, दाऊद इब्राहिम, उसमें कोई तारीख तो होगी, कोई साल तो होना चाहिए। कहीं लॉस एंजलिस का जिक्र है, कहीं न्यूयॉर्क का जिक्र है, कहीं किसी होटल का जिक्र है, कहीं किसी होटल का जिक्र है। तो बड़ी अजीब सा मुझे लगा। खैर, आपसे आज ये मैंने किस्सा साझा करना था। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।